हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं बिंदुसार की, बिंदुसार के बाद अशोक की, तथा अशोक के स्तंभ और जो गुहा लेख वगैरह हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, बिंदुसार जो है वो किसका पुत्र था? बिंदुसार जो दोस्तों था वो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। तो इसका जो शासनकाल दिखने को मिलता है वो मिलता है हमें 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। तो इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और यूनानी लेखों ने इसको बोला था अमित घात, मतलब शत्रु विनाशक। क्या बोला था? अमित घात मतलब शत्रु विनाशक। दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन यही पूछने को मिल जाता है कि अमित घात नाम से हम किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार जो था वो संप्रदाय अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और जैन ग्रंथों में इसे क्या बोला गया है? सिंहसेन बोला गया है। क्या बोला गया है? सिंहसेन बोला गया है। और सांची के स्तंभों में इसे क्या बोला गया है? बिंदुसार देखने को मिलता है। जो बिंदुसार नाम है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सांची के जो स्तूप वगैरह हैं उसमें बिंदुसार नाम हमें देखने को मिलता है। एक बार बिंदुसार ने सीरिया के शासक या राजा से सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिक मांगा था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है शराब का शौकीन राजा था। कौन? बिंदुसार। और इसने क्या किया था? सूखे अंजीर और शराब मांगी थी और एक दार्शनिक मांगा था। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस से। किससे मांगा था? सीरिया के शासक एंटियोकस से मांगा था, जिसको देने से मना कर दिया गया था। एंटियोकस ने क्या देने से मना कर दिया था? दार्शनिक नहीं दिया था, बाकी दोनों चीजें इसको दे दी थी। सूखे अंजीर भी दिए थे और शराब भी दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया गया था। उसके अनुसार जो उसका जो यूनान का जो या सीरिया का जो कानून है उसमें दार्शनिक देने की मनाही है। क्या देने की मनाही है? दार्शनिक देने की मनाही है। तो इस वजह से या इसी कारण के वश एंटियोकस ने बिंदुसार को एक दार्शनिक नहीं दिया था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान ही तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान ही कहाँ पे विद्रोह हो गया था? तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। दोस्तों, इसका मूल कारण ये बताते हैं कि अधिकारियों का जो दुर्व्यवहार था वो क्या था? जो अधिकारी जो व्यवहार करते थे वह उचित व्यवहार नहीं था, दुर्व्यवहार करते थे। इस विद्रोह को शांत कराने के लिए बिंदुसार ने क्या किया? अपने बेटे सुसीम और अशोक। सुसीम क्या था? बिंदुसार का बड़ा बेटा था। क्या था? बड़ा बेटा था। कौन? सुसीम। और अशोक को भेजते हैं कि जाके इस जो तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा है उसको जाके शांत कराओ। तो पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद थी वो किसके पास थी? बिंदुसार के पास थी। किसके पास थी? बिंदुसार के पास थी। जो सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद थी वो किसके पास थी? बिंदुसार के पास थी। तो जो पिंगलवत्स नामक जो विद्वान था उसने पहले घोषणा कर दी थी या भविष्यवाणी कर दी थी कि आपके आने वाली पीढ़ी में कौन राजा बनेगा? अशोक राजा बनेगा। कौन बनेगा राजा? अशोक राजा बनेगा। या बिंदुसार के कहाँ रहता था? दरबार में रहता था। कौन? पिंगलवत्स कहाँ रहता था? बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो अशोक जो थे वो कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती, जिसको हम बोलते हैं उज्जैन। वो उज्जैन के राज्यपाल थे उस समय जब इनकी मृत्यु हुई। किसकी? बिंदुसार की। बिंदुसार के दरबार में एक यूनानी राजदूत भी था जिसका नाम क्या था? डाइमेकस। क्या था? डाइमेकस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब उनके आगे वाली पीढ़ी की बात करते हैं। कौन? अशोक महान, जिसे हम कहते हैं। इनका शासनकाल देखने को मिलता है 269 ईसा पूर्व से लेके 272 ईसा पूर्व तक। अशोक को विष्णु पुराण में अशोक वर्धन नाम से बुलाया गया है। कैसे बुलाया गया है? अशोक वर्धन नाम से बुलाया गया है। किसमें? विष्णु पुराण या ब्रह्म पुराण में किसे? अशोक को क्या बुलाया गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। जो मस्की का अभिलेख है जिस सबसे पहले अशोक नाम से बुलाया गया था। जो मस्की का अभिलेख है
इसमें अशोक नाम की व्याख्या देखने को मिलती है, या इस लेख में अशोक का नाम देखने को हमें मिलता है। और क्या मिलता है, और वहां पे बुद्ध शाक भी अशोक को कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्ध शाक कहा गया है, और अशोक नाम से संबोधित किया गया। किसमें? मास्की के अभिलेख में। अशोक को देवनाम प्रिया या देवनाम प्रियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अशोक को क्या कहते हैं? देवनाम प्रिया भी कहते हैं। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदांगी था। ये चंपा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? चंपा की राजकुमारी थी। और सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। कितने भाइयों का कत्ल किया था? 99 भाइयों का कत्ल किया था। और ये भी जो है अभिलेखों में देखने को मिलता है कि अशोक ने अपने महामंत्री जिसका नाम था राधा गुप्त के साथ मिलकर अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम क्या था? इसका बड़ा भाई था और राजगद्दी पर उसी का बैठने का हक था, लेकिन अशोक ने राधा गुप्त जो इसका मंत्री था उसके साथ मिलकर इसकी हत्या की थी और राजगद्दी पर बैठा था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में होता है। और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग को जीता था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि कलिंग, जिसे हम क्या वर्तमान में जानते हैं? उड़ीसा का नाम से जानते हैं, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में इसे जीता था, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या राजधानी थी? तोसली। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। तोसली जिसकी राजधानी थी, किसकी? कलिंग की। किसने जीता था? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जीता था। दोस्तों यह युद्ध जो देखने को मिलता है ये हाथियों को प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। किसको प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था? हाथियों को प्राप्त करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में करीब 1 लाख से अधिक मृत्यु होती है। ये काफी विकराल या बहुत बड़ा युद्ध था। इसमें 1 लाख से अधिक सैनिक मारे जाते हैं, जिसे देखने के बाद अशोक का क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। क्या होता है? वो इतनी हिंसा देख लेता है कि उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह क्या करता? अहिंसा को अपनाता और हिंसा को छोड़ देता है। वो क्या करता है? अहिंसा को अपना लेता है और हिंसा को छोड़ देता है। और तभी उसने क्या किया था? भेरी घोष त्याग कर धम घोष अपना लेता है। क्या घोष अपना लेता है? भेरी घोष को त्याग कर धम घोष अपना लेता है। यह एक बौद्ध भिक्षुक मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को अपनाता है। किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपनाता है? ये है मोगली पुत्र तिष्य। इसके प्रभाव में आकर अशोक क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो वो प्राप्त की थी उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। दोस्तों अशोक की जो पत्नी थी वो थी कारुआकी, असंधिमित्रा, और तो कारुआकी का पुत्र कौन था? तीवर था। कौन था? तीवर था। कारुआकी कौन थी? अशोक की पत्नी थी और उसका पुत्र था तीवर। और असंधिमित्रा ये भी इसकी पत्नी थी। और नेक्स्ट कौन थी? नाग देवी, जिसका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, जिसे क्या होता है? अशोक क्या करते हैं? एक पीपल का पेड़ देकर श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो अशोक की 3 पत्नियां थी, कारुआकी, नाग देवी और असंधिमित्रा। और नाग देवी का पुत्र होता है महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा, और कारुआकी का पुत्र होता है तीवर। ये कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं धर्म प्रचार करने के लिए। तो बाद में उसका अशोक का जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है कुणाल। कौन बनता है? कुणाल बनता है। और कुणाल का ही भाई जो था जालौक, जिसने क्या बसाया था? कश्मीर को बसाया था। जालौक कौन था? कुणाल का भाई था। कुणाल कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था। और जालौन ने क्या किया था? जालौक ने उसने क्या किया था? कश्मीर को बसाया था। इनके पूरे शासनकाल में जो है अशोक एक प्रतापी राजा थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसका पतन होने लगता है और उसमें एक संप्रति नाम का भी राजा होता है जो कि कुणाल का पुत्र होता है। वह अभी प्रतापी राजाओं की गिनती में आता है। मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद जो होते हैं प्रतापी राजा, उसमें संप्रति का नाम भी आता है, जो क्या होता है? राजा बनता है अशोक के बाद। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो देखने को मिलता है वो बनता है
बृहदत्त। कौन होता है? बृहदत्त होते हैं इसके अंतिम शासक, किसके? मौर्य साम्राज्य के। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने जो है अभी तक की बिंदुसार और अशोक के व्यक्तित्व के बारे में जान लिया था। तो अब जानते हैं मौर्य काल में जो अशोक के अभिलेख या स्तंभ थे उनके बारे में, और जो मौर्य काल का प्रशासन था वो कैसा था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अशोक के जो अभिलेख थे, वो अशोक जो थे वो ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के द्वारा क्या किया था? शिक्षा देने का कार्य किया था। किसने? अशोक ने। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मौर्य काल या मौर्य काल का जो समय था वो ऐसा समय था जब सिंधु सभ्यता के बाद कला ने व्यवस्थित रूप से इस काल में प्रसार हुआ था। किसका? कला का। सिंधु सभ्यता के बाद कला का जो प्रसार हमें देखने को मिलता है व्यवस्थित रूप से, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमें मौर्य काल में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसने क्या किया था? अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बाराबार की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। किसने? अशोक ने। अब ये आजीवक कौन थे? आजीवक संप्रदाय था जो कि बिंदुसार जिसका पालन करता था। उन संप्रदाय के आजीविकों के लिए इसने क्या किया था? बाराबार की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, और उन गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। क्या था? कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेखों की भाषा। जो अशोक के अभिलेख या शिलालेख थे, जो उनकी भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। तथा जो लिपि थी वो 4 लिपि देखने को मिलती हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक। तो दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि होती है वह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS IAS के एग्जाम में देखने को मिला है इस बारे में। तो ब्राह्मी जो लिपि है वो किस में लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, और खरोष्टी जो है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। और मौर्य काल का जो राजकीय पशु था, तो वो क्या था दोस्तों? मौर्य काल का जो राजकीय पशु था वो था मोर। क्या था? मोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। जो उसके शिलालेख या अभिलेख थे उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। बृहत अभिलेख, लघु अभिलेख या स्तंभ अभिलेख। कौन कौन से? बृहत अभिलेख, लघु अभिलेख या स्तंभ अभिलेख। जो बृहत अभिलेख थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 14। और जो लघु अभिलेख थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 13। और जो स्तंभ अभिलेख थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 7। कितनी थी? 7। जो अशोक के जो शिलालेख की जो खोज थी वो 1750 ईस्वी में पटेट्री फैंथलर ने की थी। किसने की थी? पटेट्री फैंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में। और जो पढ़ा था, पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? वो पाई थी जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। किसमें? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, और खोज किसने की थी? फैंथलर ने की थी। तो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, उन 14 शिलालेखों में से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उन्हीं को मैंने बताया है। इसी से एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो जो पहला शिलालेख है उसमें क्या बताया गया है? पशु बलि पर रोक। क्या बताया गया है? कि ये उसके शासनकाल में पशु बलि पर रोक देखने को मिलती है। किसके? अशोक के। तो इसका मतलब वो क्या था? कि वो अहिंसावादी हो गया था। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। कौन सा? चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में क्या है? भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाना। किसको अपनाना? भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाना। धम घोष के क्या है? सभी धर्मों का सार भी इसे कहा गया है। जो 11वां शिलालेख है उसमें क्या बताया गया है? उसमें जो धम घोष था उसकी पूर्ण यह व्याख्या की गई है। किसमें? 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट हमारा है 13वां शिलालेख, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें किसकी बात की गई है? तो 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध लड़ा गया था कलिंग का, उसके बारे में बात की गई है। किसमें? 13वें शिलालेख में। और 7वें और 8वें शिलालेख में क्या मिलता है? अशोक के द्वारा जो यात्राएं की गई थी उन यात्राओं का वर्णन मिलता है हमें। किसमें? 7वें और 8वें शिलालेख में। जो इसके स्तंभ थे, उसके 7 प्रमुख स्तंभ थे। उसमें से प्रमुख कौन सा है? सारनाथ का स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? सारनाथ का स्तंभ। उसमें क्या है?
उसमें जो है 4 सिंह, अन्य जानवर और 24 तीलियों वाला चक्र मिलता है। तो दोस्तों जो सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो चिन्ह है उसको आप किसी भी साइड से देखेंगे तो उसमें आपको 3 ही शेर दिखने को मिलेंगे। कितने शेर देखने को मिलेंगे? 3 शेर। लेकिन एक्चुअल में जो शेरों की संख्या है वो है 4। तो इससे भी एग्जाम पूछ लेता है कितने सिंह हैं? 4 शेर हैं, 4 शेर देखने को मिलते हैं। और अन्य जानवर कौन कौन से देखने को मिलते हैं? घोड़ा, हाथी, शेर, बैल। कौन कौन से? घोड़ा, हाथी, शेर और बैल। तथा साथ में हमें मिलता है 24 तीलियों वाला चक्र, जो कि हमारे तिरंगे में भी है। तो 24 तीलियों वाला चक्र और राष्ट्रीय चिन्ह पर हमें क्या लिया गया है? 4 सिंह वाला स्तंभ। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्तूप। स्तूप कौन सा फेमस इनका? सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पे है? विदिशा में है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? विदिशा में है, मध्य प्रदेश। जो स्तूप बनाए जाते थे उसमें जो है बौद्ध धर्म के जो भिक्षु या गुरु थे उनके अवशेषों को रखा जाता था तथा उनके चारों तरफ लकड़ी के खंभे गाड़ दिए जाते थे। कहाँ, किसमें? जो स्तूप बनाए जाते थे। क्या होता था उसमें? बौद्ध धर्म के गुरुओं के अवशेषों को उसमें रखा जाता था। तो दोस्तों ये शिलालेख की बात हो गई। अब बात करते हैं जो मौर्य काल है उसका प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो अशोक का जो मौर्य काल था या चंद्रगुप्त का जो मौर्य काल था उसके जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें जो देखने को मिलता हमें कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, के अनुसार मौर्य काल में सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? जो सर्वोच्च अधिकारी होता था विभाग का उसे क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। और तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है तीर्थों की संख्या। तीर्थ क्या होते थे? विभाग के उच्च अधिकारी होते थे और इनके जो तीर्थों के जो अध्यक्ष होते थे वो कहलाते थे महामात्र। क्या कहलाते थे? महामात्र कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिला को विषय कहा गया था तथा 10 गांवों के समूह को गोप कहा गया। तो दोस्तों मौर्य काल के शासन काल में जिला को हम क्या बोलते थे? जिला को बोलते थे विषय। क्या बोलते थे? विषय। और 10 गांवों के समूह को क्या बोलते थे? गोप बोलते थे। क्या बोलते थे? गोप। किसे? 10 गांवों के समूह को क्या कहते थे? गोप कहा जाता था। और मंडल कूपों के द्वारा सिंचाई जाने की व्यवस्था थी। जो सिंचाई होती थी दोस्तों वो किसके द्वारा होती थी? मंडल कूपों के द्वारा मौर्य काल में सिंचाई देखने को मिलती है। किसके द्वारा? मंडल कूपों के द्वारा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। तो मेगास्थनीज जो था उसकी जो पुस्तक थी इंडिका उसमें उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो नगर का प्रशासन था उसमें 30 सदस्य होते थे जो कि 6 समितियों में बटे होते थे। किसमें? प्रत्येक समिति में कितने हो गए? 5 हो गए। 5 × 6 करेंगे जो 30 आ जाएगा। तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। टोटल सदस्यों की संख्या 30 थी। तो वो क्या करते थे? प्रशासन चलाते थे। किसके अनुसार? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार। फिर मौर्य काल में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कटक शोधक और धर्मस्थायी। कौन कौन सी? कटक शोधक और धर्मस्थायी। कटक शोधक में फौजदारी के मामलों पर न्याय निगमन होता था और धर्मस्थायी में दीवानी मामले जो होते थे उस पर बात की जाती थी। मौर्य काल में दोस्तों गुप्तचर की व्यवस्था भी देखने को मिलती थी। ये 2 प्रकार के होते थे, एक संस्था होता था, एक संचार होता था। दोस्तों जो संस्था के अंतर्गत जो गुप्तचर आते थे वो अपने राजकाल में या अपने प्रांत में घूमते नहीं थे। वो क्या करते थे? स्थिर एक जगह पर रहते थे और जानकारी को एकत्रित करते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो संचार गुप्तचर होते थे वो अपने प्रांत में घूम घूम कर क्या करते थे? जानकारी को एकत्रित करते थे। तो यहाँ पे 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? संस्था और संचार। नेक्स्ट है मौर्य काल में बलि एक प्रकार का क्या होता था? भू राजस्व होता था। बलि को क्या बोलते थे? भू राजस्व जो था उसको हम बलि कहते थे। ब्याज को रूपिका का कहा गया। क्या कहा गया? ब्याज को रूपिका कहा गया। तथा हिरण्य कर जो था वह नगद या कैश में लिए जाने वाला कर होता था। और जो इनके शासनकाल में जो निजी खेती करता था वो अपनी फसल का 1/6 टैक्स के रूप में किसको देता था? अपने राजा को देता था। दोस्तों अशोक अभिलेख में एक जानकारी हम और आपको दे दें
कि जो इनके जो शिलालेख थे मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेख, ये खरोष्टी लिपि में थे और ये कहाँ पाए गए थे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। खरोष्टी लिपि कौन सी होती है? जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। और जो ज़्यादातर जो शिलालेख थी उनकी जो लिपि क्या थी? वो ब्राह्मी लिपि थी, जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और सबसे छोटा जो इनका अभिलेख था वो था रुम्मनदेही, जो कि नेपाल से हमें मिलता है। उसमें किसकी बात हुई थी? आर्थिक बात की गई थी, आर्थिक के विषय में बात की गई थी। जो कहाँ से मिलता है हमें? नेपाल से मिलता है। और जो कांधार अभिलेख था उसमें कौन सी लिपि की बात हुई है? उसमें बात हुई है ग्रीक और अरमाई। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान। तो दोस्तों आज जो है पूरा ये आपका मौर्य काल जो है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का बताएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। थैंक यू।